हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउटनट लाइव में। मैं विपिन सिंह आपके लिए लेके आया हूं एक नया कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं अभी क्लास लगाई होगी, आपको मैम ने पढ़ाया। अब जल्दी से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिजिक्स की क्लास क्योंकि 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है। आप जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं क्रैश कोर्स है 45 दिनों का। 45 दिनों के भीतर भीतर हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो आपके फिजिक्स का सिलेबस है। फिजिक्स के साथ साथ और भी सिलेबस जो आपके हैं, चाहे वो बायोलॉजी का हो चाहे वो केमिस्ट्री का हो, दोनों सिलेबस भी आपको और इसके साथ भी पढ़ने। लेकिन फिजिक्स की मैं बात करूंगा क्योंकि मैं फिजिक्स ही पढ़ाने वाला हूं आपको। तो फिजिक्स, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चों का क्या होता है बेटा कि थोड़ा सा भौतिक विज्ञान या फिजिक्स को लेकर थोड़ा सा उनका 36 का आंकड़ा हो जाता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री के साथ तो वो ठीक होते हैं, लेकिन फिजिक्स के साथ कहीं ना कहीं वो थोड़े से डर रहे होते हैं क्योंकि मैथ छोड़ के आए होते हैं और फिजिक्स में मैथ ही उनको सामने आ जाती है लेके। तो मैथ फिर से सामने खड़ी हो जाती है एक बार आके। मैथ फिजिक्स के अंदर यूज जरूर होती है, लेकिन बेटा बहुत ही लिमिटेड मात्रा में, बहुत कम होती है। मैं आपको बताऊंगा कि नीट में जो आपको मैथ यूज होती है जितनी, वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा है। वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, बता दूंगा थ्रू आउट द चैप्टर। जब मैं रिवीजन करवा रहा हूँ चीज़ों को, जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जहां पर जितनी मैथ की जरूरत होगी उसको वहां पर ही मैं क्लियर कर दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। अच्छा, एक बार मैं नीट का जो पैटर्न है इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, 12 सितंबर को आपका एग्जाम है। 12 सितंबर से पहले पहले मैं आपको तैयार करूंगा फिजिक्स के लिए, नीट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो आपको भौतिक विज्ञान या फिजिक्स का जो पोर्शन, जो आपका पेपर सॉल्व करना है, उसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी, कितने टाइम में आपको कितने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितना टाइम बचा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन कहां से आएंगे, संभावित क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो हाइलाइटेड टॉपिक्स कौन से हैं, वो हाइलाइटेड टॉपिक कौन से हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं फिजिक्स में। ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जहां से बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, ये भी मैं बताऊंगा। हालांकि चैप्टर तो सारे हैं लेकिन पढ़ाने वाले, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो कि इतने ज्यादा बार पूछे नहीं जाते, लेकिन अपने आप में टाइम बहुत ले लेंगे अगर उसको रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दिए। खास करके अभी हमारे पास टाइम क्योंकि नहीं है, डिटेल में हम पढ़ नहीं सकते। रिवीजन टाइप का कोर्स है, क्रैश कोर्स है। स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको हम चैप्टर को नाम बोलते हैं एनएलएम बोलते हैं शॉर्टकट में, यही से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में, मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जितना भी फिजिक्स हम पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो गणित यूज होती है भौतिक विज्ञान में, सबसे ज्यादा जो मैथ हम यूज करते हैं वो क्या है बेटा, वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि वेक्टर्स क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानेंगे। इसके बाद ही हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट कर लेंगे और फटाफट से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैं बताऊंगा वो तरीके, वो ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर टिक कर सके, टाइम बचा करके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है हमारे पास पढ़ने को। सबसे पहले टाइम टेबल आपको बताना चाहूंगा। नीट का ये जो आपका 45 दिनों का क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, इस 45 दिन के भीतर भीतर आपको तैयार किया जाएगा नीट के एग्जाम क्लियर करने के लिए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बस, जैसे पॉलिशिंग होती है ना, जैसे आप शूज पर क्या होता है, जैसे मिट्टी पड़ जाती है तो आप क्या जाते हैं, मोची के पास जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रश से साफ करवा के पॉलिश करवाते हैं। तो वही ब्रशिंग वाला काम है यहाँ पर आप पढ़ चुके हैं, बट क्वेश्चंस को करने का जो तरीका आपको अगर नहीं पता है अभी, थोड़ा सा फास्ट, टाइम भी सेव करना है आपको, क्योंकि 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना है, कैसे करना है, कहाँ टाइम बचाना है, ये सिखाऊंगा मैं। तो फिजिक्स की क्लास आपकी हुआ करेगी बेटा हर रोज 3 बजे, रोजाना क्लासेस हैं। 3 बजे मैं रोज आऊंगा फिजिक्स की क्लास में। आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी 2 बजे, आपकी पहली क्लास होगी जो कि केमिस्ट्री की होगी, अभी मैम ने पढ़ाया, और 4 बजे लास्ट क्लास होगी आपकी बायोलॉजी की। ठीक है, तो ये तीनों क्लासेस का टाइम टेबल सभी बच्चे नोट रखेंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको भी शेयर कर दो कि 45 दिनों का क्रैश कोर्स है, डाउटनट ने स्टार्ट कर दिया है। नीट क्लियर करना है तो ये अंतिम प्रहार है, अंतिम बार नीट को क्लियर करने का एक जज्बा लेके एक बार और देखते हैं, ट्राई करते हैं और खुद को देखते हैं कि हमने कितना तैयार किया है, हम कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए, ये भी आप अपने आप को चेक करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये एग्जाम में आपके आए हुए हैं। वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाता है जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है। तो वेक्टर एंड टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सारा वेक्टर नहीं पढ़ना पूरा, हमें गणित नहीं पढ़नी पूरी, सिर्फ उतना ही मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा आपको जितना कि आपको फिजिक्स में अप्लाई करना है। ठीक है, तो जो फिजिक्स में अप्लाई करने वाली मैथ है यहां पर, वही हम देखेंगे।
चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं एग्जाम के बारे में बताऊं तो आपका एग्जाम नीट का इस साल का एग्जाम कब है बेटा? सही बच्चे बताएं एक बार, नीट का एग्जाम कब है बेटा? नीट का एग्जाम कब है आपका? नीट का एग्जाम कब है बच्चे? नीट 2021 की बात करें, नीट 2021 की बात करूं अगर बेटा मैं, तो 2021 का जो एग्जाम की डेट है वो क्या है? 12 सितंबर। कब है बेटा? 12 सितंबर। कब है? 12 सितंबर को, ठीक है, 12 सितंबर को है। तो 12 सितंबर को आपका एग्जाम है ना? 12 सितंबर को आपका एग्जाम है। अब 12 सितंबर को एग्जाम है आपका, तो एग्जाम में थोड़ा सा बदलाव भी है। अगर किसी को नहीं पता है एग्जाम में क्या बदला बेटा, 2 सितंबर को नहीं बेटा, याद रखिए 12 सितंबर को है। कब है? 12 सितंबर को। अगर आपको ये डेट मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी चीज मैं और बताऊंगा, इसमें कुछ चेंजेस किए हैं इस बार नीट के एग्जाम में, थोड़े से चेंजेस आए हैं बेटा। जैसा कि पहली बात करो फिजिक्स की, फिजिक्स की मैं बात करूं बेटा, तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन करने होते थे आपको, 45 क्वेश्चंस आपको करने होते थे। लेकिन इस बार इस 45 क्वेश्चन को बांट दिया गया है 2 पार्ट में, ठीक है, बांट दिया गया है 2 पार्ट में। 30 क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया गया है, ये कंपलसरी है, करने ही करने हैं। 30 क्वेश्चन में से आपको चूज नहीं करना है, 30 क्वेश्चन करने ही करने हैं पार्ट ए में, ठीक है। ये पार्ट ए है, फर्स्ट पार्ट से आपको 30 क्वेश्चन होंगे। सेकंड पार्ट जो बी पार्ट होगा, इसमें आपको 15 क्वेश्चंस होंगे। 15 से ओनली 10 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो कुल मिला के 45 ही हैं, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे कितना बेटा? यहां पर देखिए, अच्छा यहां पर 35 होगा बेटा, 30 नहीं 35, एक मिनट, ये 35 होगा, 35। तो 35 क्वेश्चन आपके कंपलसरी होंगे जो आपको करने ही करने हैं। अब ये करने ही करने हैं मतलब ये नहीं कि आप नहीं आता तब भी करें, मतलब यहां पर आपके पास छूट नहीं होगी। यहां पर आप चाहे 30 35 आ रहा है, 35 का 35 पूरा लगाइए। अगर 35 में से 10 आ रहे हैं तो 10 करिए, 20 आ रहे हैं 20 करिए, 30 आ रहे हैं 30 करिए, जितने आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो 15 क्वेश्चन होंगे, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 35 10 45 कुल 45 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 35 क्वेश्चन पार्ट 1 से करने हैं और 10 क्वेश्चन पार्ट 2 से, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इन 15 क्वेश्चन में से आप चुन सकते हैं कि कौन से 10 क्वेश्चन में करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं, ठीक है। जो भी आपको आए, आपके अपने नॉलेज के हिसाब से, जो आपको आ रहा है क्वेश्चन उसके हिसाब से करने, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर 45 क्वेश्चन ही होंगे। लेकिन 45 क्वेश्चन कैसे करने हैं? 35 + 10, 5 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं यहां पर, या आपको छोड़ना ही है यहां पर, ठीक है। पूरे 15 क्वेश्चन नहीं करने हैं यहां के सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। याद रखना, ये चेंज किया है, ठीक है बच्चे। तो ये चेंज किया गया है, एनटीए ने इस बार एग्जाम, एनटीए जो करवा रही है इस बार चेंज है, यूजी ने आपका, ठीक है। तो इस बार चेंज है एग्जाम, और याद रखिएगा कि इस तरह से क्वेश्चन करना है। इसी तरह से आपका केमिस्ट्री में है, सेम पैटर्न होगा। अगर बात करें तो केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन ही करने हैं, और इसी तरह से 2 पार्ट इसके भी होंगे, जैसे इसके 2 पार्ट है सेम। फिर बायोलॉजी जो है आपका, उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक तो हो जाता है जूलॉजी बेटा, ठीक है, जूलॉजी के भी 45 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से वही सेम पैटर्न होगा 35 और 10 का। फिर आता है आपका लास्ट वाला बॉटनी, ठीक है, बॉटनी आ जाता है बेटा। तो बॉटनी के भी आपके कितने हैं? 45 क्वेश्चन ही करने बेटा। तो इस तरह से 45 क्वेश्चन करने। तो आपके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वही है, बट करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, ये याद रखिएगा, सभी बच्चे गलत मत करना। अब स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस, ठीक है। आप सिलेबस स्टार्ट करते हैं, तैयार करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स में कहां पर आपको मैथ यूज करनी है, खास करके वेक्टर कितनी यूज करनी है, उसकी मात्रा भी मैं बताऊंगा, कहां पर क्या सबसे ज्यादा क्या यूज करना होगा वेक्टर का, वो भी समझाता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी से। तो पहले सबसे पहले वेक्टर और स्केलर को समझना इंपॉर्टेंट है आपके भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की। जब हम बात करते हैं तो फिजिक्स में जो क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो बल हो, मीन्स फोर्स हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ठीक है, डिस्टेंस हो, या फिर वो एनर्जी हो, वर्क हो, पावर हो, जो भी क्वांटिटीज है फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो ही कैटेगरी में इसको बांट सकते हैं। एक तो होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर।
स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आप पढ़ते चले आ रहे हैं क्लास 9 से ही, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। मैं इधर स्केलर क्वांटिटी अगर लिखूं और इधर मैं लिख रहा हूं वेक्टर, मैं थोड़ा सा वेक्टर के बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले थोड़ा सा क्वांटिटीज को मैं यहां से अलग अलग दोनों को दिखाता हूं, कुछ नाम दिखाता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा दिखाई दे, ठीक है, दोनों में अंतर थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्या है डिफरेंस, क्या है दोनों में। तो फर्स्ट की बात करें, स्केलर की बात करें बच्चे, तो स्केलर क्वांटिटी जो पहला आप पढ़ते हैं, जो फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी आपको मिलती है वो होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस। और फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी जो आपको मिलती है बेटा फिजिक्स में, वो होती है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की बात करें तो दोनों का जो यूनिट है वो मीटर है, इसका भी मीटर है, इसका भी मीटर है, यूनिट सेम है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होने के बावजूद ये वेक्टर है और ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो होता है इसके साथ लगा होता है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एक साथ आ जाते हैं, तो वेक्टर जो क्वांटिटीज होती है इसमें होता है बेटा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। और अगर बात करें स्केलर की तो ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मान होता है, कितनी क्वांटिटी है सिर्फ उस क्वांटिटी का मान। जैसे 5 मीटर, अगर आपने बोल दिया 5 मीटर, अगर आपने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में, जैसे मैंने बोल दिया एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। सिर्फ अगर मैंने बोल दिया 5 मीटर तो वो क्या हो गया, बेटा, वो हो गया डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ क्वांटिटी बताई, उसकी डायरेक्शन नहीं बताई किस तरफ, ये नहीं बताया, ठीक है। तो इस तरह से कई सारी, अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस के बाद जो आपको मिलता है वो मिलता है स्पीड, तीसरी मिलती है बेटा इसमें। स्पीड के बाद क्या मिलेगा बेटा? स्पीड के बाद जैसे वर्क आ जाता है, कुछ क्वांटिटीज का ही नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है, वर्क है। चौथा एनर्जी। अब यहां पर जो है, यहां पर एक तरफ से आप देखिए डिस्प्लेसमेंट के बाद आ जाता है बेटा वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी को हम दिखाते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैं दिखाऊं तो डिस्प्लेसमेंट को मैं मीटर, यहां पर क्वांटिटी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट मैं कर देता हूं। यहां पर लेट्स से एक्स दिखा रहे हैं डिस्टेंस को, तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के साथ, तो ऊपर लग गया डायरेक्शन, मींस ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड की बात करूं तो स्पीड को अगर मैं v बोल रहा हूं तो वेलोसिटी को v और डायरेक्शन के साथ दिखाऊंगा। अगर मैं वर्क को w बोल रहा हूं यहां पर और एनर्जी को e बोल रहा हूं, तो यहां पर कुछ और क्वांटिटीज है, यहां पर नहीं है, ये तो स्केलर है। अब यहां पर मैं दिखाऊं तो वेलोसिटी के बाद तीसरी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं a, ठीक है। इसके बाद चौथी वेक्टर क्वांटिटी आप पढ़ते हैं फोर्स, ठीक है। ये एक क्रम में है बेटा, एक हम बोल सकते हैं ऑर्डर में लिखा जा रहा है, क्योंकि हम यहां से देखें तो वेलोसिटी हो जाती है dx डिवाइड बाई dt, एक्सेलरेशन हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब dv डिवाइड बाई dt, फिर फोर्स हो जाता है F इक्वल्स टू हो जाता है ma, लिखिए, या इसको आप मोमेंटम के साथ भी लिख सकते हैं। F इक्वल्स टू आप चाहे तो ma, ये वाला फॉर्मूला यूज करें, या आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ जो कि है dp डिवाइड बाई dt के। dp p क्या है यहां पर? मोमेंटम है, आप जानते हैं। मैं अभी थोड़ा सा वेक्टर पे आऊंगा, वेक्टर क्वांटिटीज थोड़ी सी मैं दिखा रहा था आपको कि किस तरह से आपको वेक्टर क्वांटिटीज एक फ्लो में मिलती है। इसके बाद अगर बात करें फोर्स के बाद, तो बहुत सारी इस तरह क्वांटिटीज, जैसे कि p की ही बात कर ले। p क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम की बात करें तो यहां से आ जाता है बेटा p इक्वल्स टू आ जाता है mv, ठीक है। और लास्ट में और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसे क्वांटिटीज है जो हमें मिलती रहेंगी। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी थी जिसमें आपको स्केलर और वेक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं दिखा रहा था कि जो आप क्वांटिटीज पढ़ते हैं फिजिक्स में,
उनको दो पार्ट में, दो तरह से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, दो तरह के ग्रुप में उनको डाला जा सकता है। एक ग्रुप होता है वेक्टर्स का, एक ग्रुप होता है स्केलर्स का। तो इस तरह से दो ग्रुप बनाए जा सकते हैं। अब वेक्टर्स हैं क्या, वेक्टर क्या है? जैसे आपको कंपोनेंट निकालना आ जाता है, या एंगल के साथ कोई वेक्टर दे दिया तो उसके दो कंपोनेंट निकालने, तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? कंपोनेंट निकालने से जरूरी है पहले यह समझना कि यहां पर हमें यह जानना जरूरी है कि जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं कंपोनेंट का मतलब क्या है और डायरेक्शंस क्या है। तो हमें एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन, जेड की डायरेक्शन को समझना है और कुछ वेक्टर्स को समझना है, जो वेक्टर्स आपको बार बार सुनने को मिलते रहेंगे, या एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चंस के बीच में भी ये वेक्टर्स एज इट इज नाम यूज कर दिए जाते हैं, कई बार डिफाइन नहीं किए जाते, लेकिन आपको नाम से पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या है। जैसे कि मैं पहले बात करूं, अगर वेक्टर एंड टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर की बात तो हमने कर ली। टाइप ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स क्या है बेटा? इक्वल वेक्टर की जैसे बात करें, फर्स्ट टाइप है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है अगर, तो हम कहेंगे इक्वल। अपोजिट है तब भी हम कहेंगे इक्वल तो है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में वो अनइक्वल हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। तो इक्वल वेक्टर की हम बात करते हैं, खास करके हम बात कर रहे हैं पैरेलल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर और इसके साथ साथ आप चाहें तो पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। पैरेलल वेक्टर अगर आप बोलें या दिखाएं तो सिंपल सा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सिंपल सी एक लाइन, जैसे ये एक लाइन में खींच रहा हूं इतनी लंबी, लेट्स से कि ये एक लाइन है, एक वेक्टर है, इसका नाम दे देता हूं वेक्टर ए, इसको मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए है। इसी तरह से अगर एक और वेक्टर है इस तरह से, ये है वेक्टर बी। अगर मैं दोनों को देखूं, दोनों वेक्टर्स को, तो दोनों वेक्टर की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, एक ही तरफ डायरेक्टेड है दोनों, और इसके साथ साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अर्थात मैं बोल रहा हूं कि यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड जब लिखते हैं बेटा तो ध्यान देना, ये मॉड लगा देते हैं। जैसे ही हमने मॉड लगाया तो इसका क्या आ गया बेटा? मॉड लगाते ही इसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा मॉड का मतलब क्या है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा, और मॉड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यह भी आप दिखाऊंगा। तो ये कुल मिला के बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम हो और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है, चाहे जिस डायरेक्शन में। अगर ये दोनों नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों ही नीचे की तरफ एक ही डायरेक्शन में ऐसे होने चाहिए। अगर ये ए है और ये बी है तो दोनों एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में और एक ही बराबर है। दोनों की लंबाई देखो तो एक ही बराबर है, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही बराबर है। अगर मैं यहां पर कुछ इस तरह से बोल दूं कि एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, यहां पर दोनों की डायरेक्शन तो सेम है। ध्यान से देखना, इस एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो इस एग्जांपल में दोनों की डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड कम ज्यादा है, ठीक है। तो ये अनइक्वल वेक्टर हो गए। अनइक्वल वेक्टर है, इक्वल वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन इक्वल है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, कम ज्यादा है। ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बी का मैग्नीट्यूड कम है। यहां पर हम जब बोल रहे हैं इक्वल वेक्टर, तो इक्वल वेक्टर का मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ठीक है। वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला है बेटा अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर का मतलब है जैसे यही वेक्टर है बस इनको अपोजिट कर दें। अपोजिट को हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। अपोजिट अगर सिर्फ आप डायरेक्शन के साथ दिखाना चाहते हैं तो जस्ट आप बोल सकते हैं कि अगर एक वेक्टर ये ए इस तरफ है और इसको मैंने कर दिया एक वेक्टर इधर बी, अब यहां पर आप देखेंगे तो ए और बी को देखो, अगर मैं यहां पर यह मान के चल रहा हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? रिवर्स्ड है। मतलब वेक्टर ए अगर इस दिशा में है या मान लो दाएं तरफ जा रहा है तो ये बाएं तरफ आ रहा है, लेफ्ट और राइट की तरफ है, तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं सिंपल सी बात कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा? डिफरेंट है, ठीक है। एक राइट हैंड की तरफ है और एक लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है। तो टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट ऐसे बोल सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है यहां पर, ठीक है। वेक्टर या हम इसको सिर्फ अपोजिट वेक्टर अगर दिखाना है तो सिर्फ आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये एक वेक्टर है और एक ये छोटा सा वेक्टर कर दे बी, ठीक है। तो ए और बी वेक्टर यहां भी हैं, यहां भी ए और बी वेक्टर हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है ऐसा नहीं है, यहां पर मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल है। अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट वेक्टर। यहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड विथ बोल सकते हैं विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड
अपोजिट वेक्टर्स, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में है, और यहां पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन है। तो इस तरह से दोनों अपोजिट वेक्टर को हम दिखा सकते हैं। अब ये इसकी डायरेक्शन जरूरी नहीं कि ऐसे ही हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल भी हो सकती है या किसी एंगल पर भी हो सकती है, कैसे भी हो, दोनों को हम इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं छोटी छोटी बातें, बहुत बहुत टफ वाली चीजें नहीं बता रहा हूं, बहुत ही इजी बेसिक चीजें दिखा रहा हूं आपको कि वेक्टर का एक मीनिंग होता है और उसके मीनिंग को थोड़ा थोड़ा आपको ग्रैब करना है, थोड़ा थोड़ा समझना है। समझ जाएंगे तो आपको। बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है? ये एनएलएम चल रहा है। जो अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, कल वाली जो क्लास होगी, उसमें मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं प्रीवियस ईयर के इस चैप्टर से आए हुए। तो जो इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर करना चाहते हैं बच्चे और नीट के लिए थोड़ा सा भी सीरियस हैं, 1% भी चाहते हैं नीट क्लियर करें, तो बेटा लास्ट टाइम है, लास्ट मौका है, करिए और लग जाइए, क्योंकि क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। और आपको जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकते हैं क्वेश्चंस के थ्रू, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बेटा, कितनी बार चैप्टर का नाम सुनोगे आप, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों को मैं देख रहा हूं, मैं सभी बच्चों को देख रहा हूं बेटा, जो आप कर रहे हैं ना अभी तो आप चलो मस्ती मजाक में लगे हुए हैं। जब नीट का एग्जाम हो जाएगा और सर पकड़ के बैठोगे, है ना, फिर देखते हैं कितनी हंसी निकलती है। यूनिट वेक्टर्स की बात करते हैं। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से पता चलता है, यूनिट मतलब होता है एक इकाई, एक की बात कर रहे हैं, और वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो। यूनिट वेक्टर को बेटा, यूनिट वेक्टर को हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेट्स से कि यूनिट वेक्टर को हम, वेक्टर अगर क्वांटिटी कोई n है और इसका यूनिट वेक्टर दिखाना है, तो मैं n कैप लिखूंगा। कैप, टोपी लगा दिया ऊपर, कैप लगा दिया, तो ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे मैं लिख रहा हूं n कैप। n कैप क्या है बेटा? n कैप की अगर मैं बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये एक है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका एक है। डायरेक्शन लेकिन ये बताएगा, मैग्नीट्यूड 1 प्लस विथ डायरेक्शन बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड 1 विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर सच बात बोली जाए या एकदम एग्जैक्टली अगर वर्ड टू वर्ड में बोलूं तो इसका मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, जहां पर भी हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं तो ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी में अगर आप एक का गुणा करें, एक का भाग करें, एक से भाग दें या एक से आप गुणा कर दें, क्या आएगा बेटा? एक ही आएगा, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी जो वैल्यू है वही रहेगी, तो उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए यूनिट वेक्टर जो होता है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। जैसे कि मैं एन कैप को लिखूं अगर, तो एन कैप को मैं लिख सकता हूं बेटा, एन कैप का मतलब होता है, एन कैप किसकी डायरेक्शन बता रहा है? एन कैप बता रहा है डायरेक्शन एक ऐसे वेक्टर की, एन वेक्टर की, और एन कैप का मतलब हो जाता है वेक्टर एन डिवाइड बाई हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ठीक है। वेक्टर एन डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन, वेक्टर एन डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन का मतलब है, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं वेक्टर एन डिवाइड बाई एन। सिर्फ मैग्नीट्यूड पर अगर ऊपर वेक्टर का चिन्ह नहीं लगा है, ये मार्क नहीं लगा है, ये तीर का निशान नहीं लगाया है आपने, ठीक है, एरो नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूं। लेट्स से कि एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, मान लो एक वेक्टर दे रखा है 5 आई कैप, क्या दे रखा है? 5 आई कैप, या इसको 5 आई कैप छोड़ दो। ये बोल रखा है कि मान लो कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए है, वेक्टर ए का मान अगर मैं लिखूं, वेक्टर ए इक्वल्स टू दे रखा है हमें, वेक्टर ए इक्वल्स टू दे रखा है 5 आई कैप, लेट्स से। अब इसका मुझे यूनिट वेक्टर अगर दिखाना है तो यूनिट वेक्टर कैसे दिखा सकते हैं बेटा? अगर मुझे ए कैप लिखना है, लेट्स से कि ए कैप लिखना है मुझे, ठीक है, क्या लिखना है? ए कैप लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कोई बच्चा मुझे बता पाया अगर ए कैप कैसे लिखेंगे बेटा? इसका ए कैप लिखना है, इस तरह से लिखना है, एन कैप जैसे लिखा है, ए कैप लिखना है, क्या लिखूंगा मैं? कितना आएगा आंसर, कितना आएगा? अगर मैं एन कैप की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं मैं? एक तो डायरेक्शन के साथ आई कैप क्या बताती है? एक्स डायरेक्शन बताती है, आई का मतलब एक्स डायरेक्शन होता है, पता है ना सबको? नहीं पता है? नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आई कैप, जे कैप और के कैप नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो
5i कैप लिखा है, अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है, इस तरह से 5i कैप लिखा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा? यूनिट वेक्टर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ i कैप जो है यही इसका यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, जो इसको डायरेक्शन बता रहा है, बोल सकते हैं, जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, तो कह सकते हैं ये डायरेक्शन बता रहा है। यूनिट वेक्टर क्या है? इसके डायरेक्शन बता रहा है। तो 5 इसका क्या है? 5 यहां पर बेटा मैग्नीट्यूड है, ठीक है। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और i क्या है? यूनिट वेक्टर, ये जो कि डायरेक्शन बता रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर किसकी है? यूनिट वेक्टर x एक्सिस को दिखाता है। ये ऐसा वेक्टर है जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन को बताता है, x एक्सिस की डायरेक्शन को ये यहां से बता रहा है ना। तो a इक्वल टू 5i कैप का मतलब यहां पर निकल के आ रहा है कि मैग्नीट्यूड 5 है, और ये इसने में लिखा है i कैप। जैसे मैं लिखना चाहूं a कैप, तो बराबर आ जाएगा वेक्टर a डिवाइड बाई आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर a, अर्थात इसको लिख सकता हूं मैं वेक्टर a मींस 5i कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड जो कि आ जाएगा 5, तो 5 से 5 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा i कैप। सिंपल सी बात है। तो a कैप का मतलब है i कैप की जो डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो x लिखो, y लिखो, k z लिखो, तो i j k के साथ दिखाया जाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चल रहे हैं। बहुत सारे आपको वेक्टर के टाइप्स दिखाऊंगा मैं, तो उसमें आपको धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा, ठीक है। कुछ और देखते हैं वेक्टर्स, खास करके प्रॉपर्टी पे चलते हैं। यहां से आपको ऐसे वेक्टर्स जो कि आपको ये नाम मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस में आप देखेंगे तो कोलीनियर वेक्टर लिखा रहेगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोलीनियर वेक्टर लिखा है, कोलीनियर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? एक ही लाइन के अलोंग है, ठीक है, एक ही लाइन पर वो वेक्टर है, कोलीनियर। एंटी पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैरेलल वाले वेक्टर की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं कोलीनियर। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पर, ठीक है, एक ही लाइन पर ये दोनों वेक्टर हैं। जैसे लेट्स से कि हमारे पास एक वेक्टर है ये, ठीक है, ए वेक्टर है ये, और कोलीनियर की बात कर रहे हैं जैसे इसी लाइन पर एक और वेक्टर हो, इसी लाइन पर एक और वेक्टर हो, और ये है बी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? कोलीनियर वेक्टर है। एक ही लाइन पर है, दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में। कोलीनियर में ये जरूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हों, ये याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड के हों। सेम मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं दो वेक्टर। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर यही है, इसी के ऊपर जस्ट ए और बी दो वेक्टर हो गए, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर है, ये भी कोलीनियर है, ये भी कोलीनियर है, ये भी कोलीनियर है। लेकिन यहां पर ये जो वेक्टर है ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इनका दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अनइक्वल है। तो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंस है दोनों में, देखते रहिए। और कोलीनियर मतलब एक ही लाइन के अलोंग द सेम लाइन, जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं दोनों सेम लाइन पर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये चैप्टर है, ये नहीं बेटा, ये चैप्टर है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा वेक्टर बता रहा हूं, वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि एनएलएम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर जगह वेक्टर वेक्टर वेक्टर, क्योंकि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब की डायरेक्शन बिना निकाले आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये दोनों वेक्टर इस तरह से हो गए, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं कोलीनियर वेक्टर में। कोलीनियर वेक्टर की खासियत ये होती है कि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो सकता है इन दोनों में, थीटा इक्वल्स टू इन दोनों के बीच का एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, तो यहां पर भी 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों सेम लाइन पर हैं। तो दोनों के बीच का एंगल अगर देखें तो दोनों सेम लाइन पर है, तो ए और बी के बीच का एंगल अगर आपको निकालना है, क्या आएगा? ए और बी के बीच का एंगल कितना देखेंगे? 0 डिग्री दिखेगा। लेकिन यहीं पर कोलीनियर वेक्टर अगर एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हो और वो कोलीनियर हो, ठीक है, मतलब कि एक वेक्टर इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है और एक वेक्टर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है।
एक वेक्टर आगे की तरफ है, एक वेक्टर पीछे की तरफ। जरूरी नहीं है कि दोनों मैग्नीट्यूड बराबर हो, बस डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ, तो यहां से यहां इस ए के बी के साथ कोण अगर देखूं तो ए और बी के बीच में कोण कितना है बेटा, 180 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में अगर आना है, जैसे इस पेन को देखो, ये पेन मान लो ए को दिखा रहा है, अगर मुझे बी की तरफ लाना है, इस नोक को देखो, ये दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, इसको अगर मुझे लाना है तो ये कितना घुमाना पड़ेगा, ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, और तो कितना आया 180 डिग्री, 180 डिग्री टर्न करने के बाद हम पहुंच रहे हैं बी के डायरेक्शन। मतलब कि यहां पर सिंपल सा है कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो जो कोलिनियर वेक्टर होते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होता है बेटा, वो या तो 0 डिग्री हो सकता है या तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये दोनों होता है। अगर सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है तो 0 डिग्री, अगर अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्टेड हैं लेकिन लाइन ज्वाइनिंग जो है उनकी एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो वो क्या होगा, 180 डिग्री आएगा अगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वेक्टर्स हो गया यहां तक, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं। कोप्लेनर के लिए प्लेन को समझना इंपॉर्टेंट है। अब कोप्लेनर के लिए हमें प्लेन को समझना इंपॉर्टेंट है। प्लेन क्या है, यहां पर प्लेन की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन आप जानते हैं, जो डायरेक्शन जिससे हम निकालते हैं एक्स वाई जेड, इसी तरह से वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं एक्सन, और जेड डायरेक्शन आप एक्सिस की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम के जे कैप, जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम के कैप, ठीक है। ये स्मॉल के है, स्मॉल आई और स्मॉल जे है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर ये तो आपका ओरिजिन पॉइंट है 0,0,0 है ना, 0,0,0 ओरिजिन है। ओरिजिन से एक्स की तरफ जाएंगे मींस आई कैप की डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाई की तरफ जा रहे हैं मींस जे कैप की डायरेक्शन है, और के कैप आ रहे हैं मतलब जेड की डायरेक्शन है। तो ये तीनों की डायरेक्शन को दिखाने के लिए आई जे के को फिक्स किया गया है कार्टेशियन प्लेन पे। अब यहां पर कोप्लेनर की बात कर रहा है। कोप्लेनर वेक्टर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर है बेटा कि अगर कोई वेक्टर किसी प्लेन में हो, प्लेन क्या होता है, यहां पर कितने प्लेन दिख रहे हैं आपको, यहां पर बेटा कितने प्लेन दिख रहे हैं, तो प्लेन की अगर मैं बात करूं, मैं नेगेटिव डायरेक्शन को अगर ना लूं, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई और नेगेटिव जेड डायरेक्शन को अगर मैं हटा दूं, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जेड की बात करूं, तो एक प्लेन दिख रहा है मुझे एक्स और वाई का, एक्स वाई का प्लेन, एक मुझे दिखेगा प्लेन वाई और जेड का, एक प्लेन मुझे दिखेगा जेड और एक्स का। तो तीन प्लेन यहां पर हमें दिखेंगे। अगर मैं पॉजिटिव एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस के साथ देखूं तो तीन प्लेन मुझे दिखाई देते हैं। प्लेन मतलब समतल, सपाट जगह, ठीक है। तो एक्स और वाई, जब हम प्लेन की बात करते हैं तो कोप्लेनर, जहां भी हम प्लेन लिखते हैं बेटा, प्लेन की बात करते हैं तो ये 2D हो जाता है। 2D मीन्स 2 डायमेंशनल चीजें हैं, 1 डायमेंशनल नहीं, 2 डायमेंशनल हो जाता है। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें या तो एक्स और वाई है, या तो वाई और जेड है, या तो जेड और एक्स है। कोई दो एक्सिस दोनों एक साथ इन्वॉल्व होगी, ये याद रखना प्लेन की जब हम बात करते हैं। जैसे मैं एक वेक्टर यहां पर बना दूं कुछ ऐसा सा, ये इस वेक्टर को मैं कहूंगा ये कोप्लेनर वेक्टर है। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर, अब जरूरी नहीं है ये मान लो वेक्टर ए है, ठीक है। अब वेक्टर बी मैं ऐसे सामने इसी तरफ बना दूं, या ऊपर की तरफ बना दूं, या इधर बना दूं, या किधर, इसी प्लेन में लाई करना चाहिए, बस इस प्लेन में लाई करना चाहिए। जैसे मैं मान लो बना देता हूं इधर की तरफ ये वेक्टर बी, ये भी एक्स और वाई प्लेन में ही लाई कर रहा है, तो कोप्लेनर। मैं इसको चाहूं तो इस तरफ बना सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, वेक्टर सी, ये सभी के सभी कोप्लेनर हो गए ये, ठीक है। एक ही प्लेन में है, एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, सारे के सारे वेक्टर किधर है, एक्स और वाई प्लेन में है। तो इस प्लेन में लाई करने वाले सभी वेक्टर कोप्लेनर, इस प्लेन में लाई करने वाले आपस में कोप्लेनर। लेकिन अगर मैं वेक्टर यहां पर कोई बना देता हूं डी, वेक्टर डी अगर यहां है तो वेक्टर डी और ये सभी वेक्टर को मिला करके वेक्टर, जैसे वेक्टर सी और वेक्टर डी कोप्लेनर नहीं है, वेक्टर ए और वेक्टर डी कोप्लेनर नहीं है, वेक्टर बी और वेक्टर डी कोप्लेनर नहीं है। कोप्लेनर मींस कि एक ही प्लेन में होने चाहिए जिनका कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत पड़े। जैसे यहां पर अब मुझे दिखाना है तो एक्स और वाई की ही जरूरत पड़ेगी, यहां पर एक्स और जेड की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी इस प्लेन की, ठीक है। तो इस तरह से कोप्लेनर वेक्टर दूसरे प्लेन में नहीं देखना है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके दो ही कोऑर्डिनेट से उसका
बोल सकते हैं उसकी पोजीशन को डिसाइड किया जाए, ठीक है, तो वो कोप्लेनर वेक्टर होंगे। एक ही प्लेन में मौजूद वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे, और अगर डिफरेंट प्लेन में है तो वो कोप्लेनर नहीं है बेटा। ये वेक्टर्स कोप्लेनर है, लेकिन इन वेक्टर्स का इस वेक्टर के साथ अगर देखा जाए तो ये कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। ये सभी अगर देखा जाए तो ये सभी इसके साथ कोप्लेनर नहीं है, या ये कोप्लेनर नहीं है इन सभी के साथ, ठीक है, अलग अलग है। ये अंतर याद रखना। ये शब्द आपको यूज करता हुआ मिलेगा एग्जाम में। आपको कहा जाएगा कि दो कोप्लेनर बल हैं, फोर्स हैं, दो कोप्लेनर फोर्स हैं, और दो कोप्लेनर फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, ऐसा कुछ बता देगा। कुछ एंगल दे देगा, 90 डिग्री पे लग रहे हैं, 30 डिग्री पे लग रहे हैं, 20 डिग्री पे लग रहे हैं, कुछ भी एंगल दे सकता है। तो आपको बताना होगा कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो उसका भी आप डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसे कोई भी दो फोर्सेस आप लगा दीजिए। लेट्स से कि यहाँ पर एक बॉडी है, एक यहाँ पर बॉडी ले लिया, m इसका मास ले लेते हैं, m मास है। इस पर एक फोर्स लग रहा है, लेट्स से कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ से ये डायरेक्शन लग रही है, इसको मान लेते हैं F1 डायरेक्शन इसकी ये है। एक फोर्स लग रहा है नीचे से, ये मान लेते हैं F2 है। ये दोनों 90 डिग्री पे दोनों लग रहे हैं फोर्स। आपसे पूछा जाए बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, आपसे पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर बोल सकता है कि बॉडी को यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया है फोर्स की मैग्नीट्यूड दे दे, या आपको एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ना पूछे, ना मतलब पूछ ले और इसमें दिया गया हो कि जो ये बॉडी है मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, लेट्स से कि वाई डायरेक्शन में जा रही है, तो बताइए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। या इन दोनों को रिजल्टेंट डायरेक्शन में जा रही है, लेट्स से कि बॉडी इस तरफ जा रही है, तो इन दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसकी बॉडी का मैग्नीट्यूड दे देगा। तो कुल रिजल्टेंट इस बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है अगर पूछा जाए तो आपको निकालना पड़ जाएगा। तो इस तरह से कोप्लेनर ये फोर्स है और इस बॉडी पर लग रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कोलीनियर नहीं है ये कोलीनियर फोर्स नहीं है। अगर मैं यहां पर इस तरह से लिखता कि एक बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी है m मास की, ठीक है, m मास की बॉडी है, एक फोर्स लग रहा है ये, लेट्स से कि ये F1 फोर्स है इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है जस्ट अपोजिट, लेट्स से ये F2 लग रहा है। ये दोनों कोलीनियर फोर्स है, याद रखिएगा, ये दोनों कोलीनियर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर हमें ये नहीं पता ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ये नहीं पता है, बट इतना समझ में आ रहा है कि ये कोलीनियर है। अगर कोलीनियर बोल दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल और अपोजिट बोल दिया तो अलग बात है। अगर अनइक्वल भी है लेकिन अपोजिट है और सेम लाइन ज्वाइनिंग, जो दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है वो सेम अगर है, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का अगर सेम है, तो हम कहेंगे ये कोलीनियर फोर्स है, ठीक है। यहां पर छोटी छोटी चीजें ऐसे आपके नीट के एग्जाम में पूछी जाएगी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं पूछा जाता, ठीक है, छोटी छोटी चीजें ही आती हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए फिर से हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। एक्स और वाई डायरेक्शन को थोड़ा बना लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है, एक्स और वाई डायरेक्शन को यहां पर मैं बना लेता हूं। ये एक्स डायरेक्शन है आई कैप, और ये है वाई जे कैप, ठीक है। लेट्स से कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है। आप चाहे तो इसको -x -y या जेड भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसको जेड भी यहां बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड बना लीजिए और ये के कैप लिख दीजिए यहां पर, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि कोई पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, कोई बॉडी रखी गई है, मान लो कोई एक पॉइंट बॉडी है यहां पर, ठीक है। इसका मान लो कि इसका पोजीशन दे रखा है पी पॉइंट पर ये बॉडी है। अब पी पॉइंट पर ये बॉडी अगर है तो ओरिजिन से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, जो वेक्टर होता है, इस ओरिजिन को और इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसी को हम डायरेक्शन के साथ लेंगे। ओरिजिन से डायरेक्शन जब किसी चीज के लेते हैं तो हम आउटवर्ड लेते हैं, मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ लेते हैं, उस पॉइंट की तरफ जिसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है या जिसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो जब हम इसको मिलाएंगे बेटा, अगर मुझे निकालना है कि पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इस पॉइंट को अगर मैं मिला दूं किसके साथ, इस ओरिजिन के साथ, तो ये जो डायरेक्शन मिल रही है और ये जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। लेट्स से कि ये वेक्टर आर है, इसी आर को हम कहेंगे, ये आर वेक्टर जो है यही है पोजीशन वेक्टर। इसी को पोजीशन, जो किसी बॉडी की पॉइंट या किसी बॉडी की पोजीशन को बताए, ठीक है। तो ये बॉडी की पोजीशन को बताएगा। कैसे बताएगा कि यहां पर देखिए तो एक्स में इसका कुछ ना कुछ पार्ट है इस पॉइंट का, और वाई के सामने भी कुछ ना कुछ है। तो एक्स में और वाई में इसका कितना, ठीक है, कितना एक्स में कोऑर्डिनेट क्या है और वाई में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इसके साथ हम इसको निकाल सकते हैं। अभी मैं इसको और डिटेल में आपको समझाने वाला हूं आगे, फटाफट से, बस 2 मिनट की बात है। जैसे आर वेक्टर लिख दे तो पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर को आप लिख सकते हैं, जैसे आर लिखा है,
पोजीशन वेक्टर आर को आप लिख सकते हैं, लेट्स से कि एक्स की डायरेक्शन में है, ये मान लो यहां पर इसको एक्स ही मान लेते हैं, एक्स में और वाई में इसका पार्ट इस तरह से एक्स है, तो एक्स आई कैप प्लस हो जाएगा वाई जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर को आप लिख सकते हैं। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना आपको दिखाऊं, अगर मैं आर, इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये आ जाता है, मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा बेटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले तो ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा सिंपल सा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के साथ, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं दोनों वेक्टर्स का, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालना भी आप धीरे धीरे सीखते रहिए, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस तरह, दो भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, दो वेक्टर अगर कोई भी, लेट्स से कि एक वेक्टर इस तरह से है, लेट्स से कि इस तरह से एक वेक्टर है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना सीखते हैं। मान लो कि एक वेक्टर दे रखा है आपको, मान लो O इक्वल्स टू दे रखा है, वेक्टर O इक्वल्स टू, या R ले लेते हैं, कैपिटल R इक्वल्स टू दे रखा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इस तरह से दे रखा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया इन दोनों का मैग्नीट्यूड, मीन्स कि मैं लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B, एक साथ मैग्नीट्यूड, और ये बराबर आता है स्क्वायर रूट के अंदर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। और यहां पर आएगा कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर कॉस थीटा मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैंने एंगल अगर 0 माना है तो इस तरह लिख सकते हैं, अदरवाइज यहां पर कॉस थीटा, एक्स वाई कॉस थीटा या 2xy कॉस थीटा, थोड़ा सा बताओ यहां पर, एक्स वाई कॉस थीटा या 2xy कॉस थीटा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो बेटा, एक्स वाई कॉस थीटा या 2xy कॉस थीटा, ठीक है। मैं जेड को हटा देता हूं क्योंकि काम है नहीं, तो जेड को थोड़ा सा हटा दो, ठीक है। बताओ बोलो क्या आएगा बेटा, एक्स वाई कॉस थीटा या 2xy कॉस थीटा, क्या आएगा, कौन सा सही लिखा है, ऊपर वाला सही लिखा है या नीचे वाला, ये इस पे मैं 2 हटा दिया हूं, यहां पर 2 लिखा है, कौन सा सही लिखा है, एक बार देख के बताओ जल्दी सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं, जल्दी से बताओ, अगर पढ़े हुए हो तो, पढ़े हुए हो ना, जल्दी से एक बार क्लियर करो, जल्दी बताओ मुझे क्या आएगा। बिल्कुल ऊपर वाला सही है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा बेटा, 2 आएगा यहां पर, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, ठीक है। अब सही है। तो इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं वेक्टर का। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे मैं निकाला, इसी तरह से एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड, जैसे F इक्वल्स टू आपके पास आ गया है F1 प्लस F2, दो फोर्स लग रहे हैं एक ही बॉडी पर, और आपका इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड फट से निकालेंगे, और ये आ जाएगा इधर से स्क्वायर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और इन दोनों के बीच का एंगल जो किया जाएगा कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ही क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये कॉस थीटा ही क्यों आ रहा है, ये थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा बेटा, लास्ट वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि आपको भौतिक विज्ञान में सुनने को मिलेगा, यूज करते हुए आपको यूज करने को आएगा। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, तो वो उस फोर्स के डायरेक्शन में, या फोर्स के डायरेक्शन के बोल सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कितना एक पोजीशन से कितने दूसरे पोजीशन तक जाने में कितना डिस्प्लेस हुई, ठीक है। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच को मिलाने वाला जो वेक्टर है, वो पोजीशन वेक्टर, वो कहलाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, जैसे मैं बात करूं यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं, रिजल्टेंट वेक्टर के साथ भी इसको आप देख सकते हैं। जैसे लेट्स से कि ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये j कैप है, आपको पता है,
और ये आई कैप है, आपको पता है यहाँ पर ये ओ, ये जेड है और ये के है। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ये था, ये P1 पॉइंट है और ये P2 पॉइंट है। ध्यान से देखना, ये P2 पॉइंट है। एक बॉडी जो है, एक बॉडी का यहां से मैं ले रहा हूं पोजीशन वेक्टर, तो इस बॉडी का पोजीशन वेक्टर P1 का कुछ आया R1, ठीक है, और इसका आया मान लो यहां से यहां तक R2। अब पोजीशन वेक्टर जब निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर तो R1 R2 आ गया। ये जो बॉडी थी यहां से चल के यहां तक आई है लेट्स से, तो जो पोजीशन वेक्टर के साथ देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो आ जाएगा ये, इसको मैं मान देता हूं लेट्स से कि ये R है, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कितना डिस्प्लेस हुई, P1 से P2 तक में कितना डिस्प्लेस हुई, तो दो पोजीशन वेक्टर के बीच का हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी वही कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके कंपोनेंट की थोड़ा सा बात करूंगा मैं। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको दिखा दिया गया है। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर की बात कर रहा हूं। कुछ मैं प्रॉपर्टीज जल्दी जल्दी बताता हूं, इसके बाद क्विज आएगा। बस 5 मिनट की बात है, 5 मिनट में खत्म होगा। जैसे मैं बोलूं कि कंपोनेंट कैसे निकालना है। अगर कोई एक वेक्टर इस तरह से दिया है, ठीक है, लेट्स से कि ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है बेटा, ठीक है। अब बेटे तुझे ये बोला गया है कि एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है इस तरह से कुछ, मान लो ये आर वेक्टर है। अब इसका आपको निकालना है, इसको आपको निकालना है कि एक्स में और वाई में इसका पार्ट क्या है। लेट्स से कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, थीटा एंगल पर ये वेक्टर है। अब इस वेक्टर का आपको दिखाना है कि एक्स में और वाई में पार्ट क्या है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, बेटा, जैसे ये पूछा जाए तो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में इनमें क्या करना है, एक्स और वाई में इसके कंपोनेंट हमें निकालने हैं, कुल मिला के कंपोनेंट निकालने। तो कंपोनेंट निकालना है मतलब एक्स में मान लेते हैं ये पार्ट क्या है, ये कुछ दूरी है एक्स में और ये कुछ दूरी है वाई में। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां इसको एक मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका नाम दे देते हैं ओ, ये पॉइंट P था, इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, ठीक है, और इस पॉइंट को मान लेते हैं चलो S पॉइंट। कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, खास करके ये एंगल ले लेते हैं ट्राइंगल वाला। तो अगर मैं OPQ में देखूं तो ये डिस्टेंस कितनी है, S से P तक की डिस्टेंस कितनी है, इसको मैं X, S से P वाली जो डिस्टेंस है वही O से Q की डिस्टेंस है, इसको मैं X की डायरेक्शन में ले रहा हूं, मतलब I कैप में ले रहा हूं, और ये क्या है J कैप में। लेट्स से कि इसको मैं मान रहा हूं कि यहां से यहां तक क्या है बेटा, ये है X, या मैं मान लूं कि ये R X है, X में R का भाग है, और ये है R Y, इसका मैं मान लेता हूं कि ये O से जो S है ये है R Y डिस्टेंस। अब मुझे अगर दोनों का मान निकालना है तो X के मान निकालना है। अगर मुझे R X लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, अगर मुझे R Y लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, ये दोनों चीज आपको आनी चाहिए। कैसे लिखूंगा बेटा, जैसे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए यहां पर तो एंगल कितना बन रहा है, ये 90 डिग्री का। पहचाने कैसे कि कौन सा कॉस थीटा है कौन सा साइन थीटा, तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाला जो ये जो बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या बोलेंगे बेटा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे बेटा, इस लाइन को क्या बोलेंगे, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, या कुछ और बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, सामने वाली जो, हाँ हाइपोटेनस, बिल्कुल हाइपोटेनस बोलेंगे। तो हाइपोटेनस इसको बोलेंगे, और जो एंगल हमने ले रखा है उस एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है, ठीक है, ये लाइन को हम बोलते हैं बेटा, इस लाइन को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है, और ये अब एक बच्चा जो कहलाएगा बेस, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर आपको पता है, तो आप जानते हैं साइन थीटा, चूंकि साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर मींस PQ डिवाइड बाई क्या होता है, OR या OP लिखिए। PQ का मान क्या है बेटा, PQ क्या है RY, PQ क्या है बेटा RY, तो RY डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, RY डिवाइड बाई क्या हो जाएगा OP क्या है बेटा R, OP क्या है R है, मैं वेक्टर नहीं सिर्फ स्केलर लिख रहा हूं, तो R मीन्स RY लिखना है मुझे, तो RY इक्वल्स टू आ जाएगा, यहां से R का मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा R साइन थीटा।
तो आपको सिंपल सा बात यहां से पता चल गया कि जो आर है आर वाई, ये आर वाई क्या है, आर साइन थीटा लिख सकते हैं, आर को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आर वाई का वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से अगर आर एक्स लिखना है तो कॉस थीटा हम जानते हैं, चूंकि कॉस थीटा इक्वल टू होता है ओ क्यू डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बेटा, ओ पी के। ठीक है, लिखिए ये हो जाएगा आर एक्स डिवाइड बाई हो जाएगा आर के। ठीक है, तो आर एक्स इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं सिंपली आर का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब मैं आगे का जो भी इसमें मैथमेटिक यूज होगी फिजिक्स में, उसको छोटी छोटी चीज़ों को मैं जब आपको मैं एनएलएम स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट लेक्चर से, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो क्वेश्चन में जहां जहां इंपॉर्टेंट मैथ यूज हो रही होगी, जितनी भी मैथ यूज हो रही होगी, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा, बताता चलूंगा। आज का लेक्चर इसलिए रखा गया था, थोड़ा सा पढ़ाई वाला कम था, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ें थी, ताकि आप थोड़ा सा टाइम टेबल भी जान जाएं और कैसे पढ़ाई चलेगी वो भी जान जाएं, लेक्चर्स कैसे चलने वाले हैं, और थोड़ा सा फास्ट रहेगा। क्वेश्चन डिस्कस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए फटाफट से हमें सभी चैप्टर्स क्लियर करने हैं, कवर करने हैं, क्योंकि आपको देखा जाए तो लगभग 15 क्वेश्चंस, 15 चैप्टर हो जाते हैं आपके 12th में, और 12th का और 11th का चैप्टर देखें तो 15 और 15 लगभग 30 चैप्टर के अराउंड हो जाते हैं, और 45 डेज में हमें 30 चैप्टर्स को कवर करना है, क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। मिलेंगे जल्द ही बेटा, एक बार टाइम टेबल आपको बताएंगे, लेकिन क्विज है आपका। क्विज का पहला क्वेश्चन आता है बेटा, क्विज जल्दी से अटेम्प्ट करेंगे सभी बच्चे, क्विज का आंसर बताएंगे मुझे। क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी बताइए। थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, 30 सेकंड में आपको आंसर करना है, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी बताइए सभी बच्चे जल्दी से, जोश से पूरा कंप्लीट करेंगे बेटा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, पूरा फुल रिवीजन करवाया जाएगा आपको 45 डेज के अंदर। ठीक है, अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि बचा रहेगा, अंदर। ठीक है, करना है, प्रैक्टिस करना है। आप चाहते हैं कि आपको अपने आप को चेक करें कि आपको कितना आता है, तो जरूर मिले। क्वेश्चन जल्दी करती है। ए पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाई 2 फोर्सेस इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, कितना होगा बेटा, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन, 1 न्यूटन, बिटवीन 1 एंड 7 न्यूटन। क्या आएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और जल्दी से आंसर बताइए। 30 सेकंड बेटा। क्विज नहीं आया, यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखें तो लिखा है इफ ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ। लेट्स से कि हम डायरेक्शन मान लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, ये साउथ है। अब ए जो है ईस्ट की तरफ है, ए जो है ईस्ट की तरफ है और दे रखा है कितना, 5 यूनिट। तो ये 5 यूनिट दे रखा है। लेट्स से कि इसको एक्स की डायरेक्शन मान लो, चलो 5 आई कैप मान लेता हूं, एक्स की डायरेक्शन मान लेते हैं, चलो ये एक्स की डायरेक्शन है और ये माइनस एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी, तो आई कैप माइनस आई कैप। अब बी एक वेक्टर है, ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर -5a। तो -5 और a लिखा है, a का मतलब है 5i कैप। तो आप देखेंगे तो 25 आ जाएगा ये, लेकिन ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव है और यहां पर आई कैप, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 माइनस आई कैप। आई कैप क्या बताता है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब ईस्ट को बता रहा है। तो वेस्ट को कौन बता रहा है बेटा, वेस्ट को बता रहा है आई कैप, लेकिन नेगेटिव का। तो ये हो जाएगा किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ 25। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ पार्टिकल इज साइमल्टेनियसली एक्टेड बाय 2 फोर्सेस इक्वल टू 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। तो नेट फोर्स कितना हो सकता है, या तो मैक्सिमम हो सकता है, अगर एफ मैक्स की बात करें तो कितना हो सकता है बेटा, 4 एंड 3 कितना हो सकता है, 7 न्यूटन हो सकता है। या एफ मिनिमम कितना हो सकता है, तो एफ मिनिमम हो सकता है 4 - 3 इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो 1 और 7 के बीच में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका डी, डी इज द करेक्ट आंसर। और आपका ये टाइम टेबल है, फिर से मिलेंगे 3 बजे रोजाना, याद रखिएगा, टाइम टेबल बच्चों को बता दीजिए।